अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। हमारा प्रीवियस लेक्चर था अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन और हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन किया था बाय कंसीडरिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम। और आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट सिंपल पेंडुलम। यानी आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। सो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को अगर बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर्स में नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस टॉपिक की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आती है कि डिफाइन करें सिंपल हार्मोनिक मोशन को और प्रूव करें कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। या बाज़ क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन करें सिंपल हार्मोनिक मोशन को और प्रूव करें कि मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर मैस स्प्रिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आंसर करने के लिए आप हेल्प ले सकते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर से। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है अबाउट सिंपल पेंडुलम तो उसको आंसर करने के लिए आप कंसीडर करेंगे आज के लेक्चर को और यहाँ से हेल्प लेंगे। स्टूडेंट्स, टॉपिक का स्टार्ट हम लेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन से और देन हम सिंपल पेंडुलम की तरफ जाएंगे, उसकी मोशन को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि क्या सिंपल पेंडुलम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिफाइन करते हैं। लास्ट लेक्चर में भी आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन देखी थी। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन है जहां बॉडी का एक्सेलेरेशन डायरेक्टली रिलेटेड होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के और इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। सो स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर हम प्रॉपर्ली डिफाइन करें तो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे। Such a motion in which acceleration of a body is directly proportional to displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। और इसी स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, A is directly proportional to -x। जहां A रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सलेरेशन को, x रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को और नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो एक्सलेरेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। स्टूडेंट्स, अब हम सिंपल पेंडुलम को डिफाइन करते हैं और नेक्स्ट चलकर हम सिंपल पेंडुलम की मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। सिंपल पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ हम कंसीडर करते हैं एक स्मॉल मेटेलिक बॉब को और स्मॉल मेटेलिक बॉब को अटैच कर देते हैं एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ। अब स्टूडेंट्स, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग मतलब एक ऐसी स्ट्रिंग, एक ऐसी रस्सी जिसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस ना हो। यानी जब हम उसके साथ इस मेटेलिक बॉब को अटैच करें तो मेटेलिक बॉब के अटैच करने से इस रस्सी में एक्सटेंशन प्रोड्यूस ना हो, इस रस्सी की लेंथ में कोई इंक्रीज ना आए। और इस रस्सी को फिर हम अटैच कर देते हैं एक रिजिड सपोर्ट के साथ और रिजिड सपोर्ट की प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि ये फ्रिक्शनलेस हो, यानी इस रस्सी पे फ्रिक्शनल फोर्स ये सपोर्ट ना लगाए और ये रस्सी फ्रीली ओसिलेट कर सके अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। सो सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं अ हैवी पॉइंट मास, a small metallic bob suspended by a light inextensible string from a frictionless rigid support free to vibrate under the action of gravity is called simple pendulum। अब स्टूडेंट्स, हम सिंपल पेंडुलम की मोशन को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम को मूव करने के लिए कौन सी फोर्सेस रोल प्ले कर रही हैं। So let's consider we have a string of length L और इस स्ट्रिंग की एक साइड पे हमने स्मॉल बॉडी अटैच की है, एक स्मॉल मेटेलिक स्फीयर को अटैच किया है और इस मेटेलिक स्फीयर का मास स्मॉल m से हमने रिप्रेजेंट किया है और स्ट्रिंग की दूसरी साइड को हमने अटैच कर दिया है एक रिजिड सपोर्ट के साथ।
अब स्टूडेंट्स यहाँ अगर आप देखें तो बॉडी पे फोर्स यानी इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस बॉडी के ऊपर एक सेकंड फोर्स एक्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस फोर्स को फोर्स ऑफ टेंशन कहते हैं। यानी रस्सी इस बॉडी पर जो फोर्स लगा रही है उस फोर्स को हम टेंशन की फोर्स कहते हैं, और इसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इस पोजीशन पे अगर देखें तो यहाँ बॉडी अपनी मीन पोजीशन पे पड़ी हुई है, यानी बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पड़ी हुई है। यहाँ बॉडी के ऊपर अभी कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, सो बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है। सो इट मींस यहाँ बॉडी का जितना वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है उतनी ही टेंशन की फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। नेट फोर्स इस बॉडी पे कोई भी नहीं लग रही, यानी टेंशन की फोर्स ने वेट को कैंसल आउट कर दिया है, सो बॉडी रेस्ट पोजीशन में है। अब हम इस बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाते हैं, और यहाँ लाकर हम इस बॉडी को छोड़ देते हैं। अब इस पोजीशन पे अगर आप देखें, यहाँ जब बॉडी पड़ी हुई है तो यहाँ बॉडी पे दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स को फोर्स ऑफ टेंशन कहते हैं जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और दूसरी फोर्स बॉडी का वेट है जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है। सो स्टूडेंट्स हमने बॉडी को मीन पोजीशन ओ से पकड़ा, इस पर फोर्स लगाई और इस बॉडी को हम ए पोजीशन पर लेकर आए। यहां लाकर हमने फोर्स रिमूव कर दी और हमने देखा कि ये बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से ए पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आती है, और यहाँ से बी पोजीशन की तरफ जाती है, और इसी तरह से अपनी ऑसिलेशंस को कंटिन्यू रखती है। अब यहाँ अगर पॉइंट ए पर इस बॉडी को ऑब्जर्व करें तो इस बॉडी पे दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रिंग की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, और इस फोर्स को फोर्स ऑफ टेंशन कहते हैं, और दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, और इस फोर्स को बॉडी का वेट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ अगर आप वेट को ऑब्जर्व करें तो वेट इस तरह से इंक्लाइंड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, यानी वेट ना तो एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना ही वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स इस तरह की फोर्स को आप 9th क्लास में इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं। आपने टॉपिक स्टडी किया था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, और वहां आपने देखा था कि अगर फोर्स एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में एक्ट कर रही हो तो हम उस फोर्स को रिजॉल्व करते हैं उसके दो कंपोनेंट्स में और उनकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। यानी यहाँ अगर कंसीडर करें कि ये फोर्स F एक्ट कर रही है x और y कोऑर्डिनेट के दरमियान, तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और इस परपेंडिकुलर को जो कि y एक्सिस में है यहाँ से हम इसकी वर्टिकल वैल्यू को फाइंड करते हैं, जो कि आपने फाइंड की थी कि वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू Fy इज इक्वल टू F sin थीटा है। और इसी तरह अगर x कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू को देखें तो Fx इज इक्वल टू F cos थीटा है। स्टूडेंट सिमिलरली हमने यहाँ किया है कि ये जो कंपोनेंट इस mg का होगा, वेट का होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और इसकी वैल्यू mg cos थीटा है, और यहाँ ये जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसकी वैल्यू mg sin थीटा है। यानी वेट के दो कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। सो यहाँ अगर mg cos थीटा को देखें तो mg cos थीटा एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में अपवर्ड अगर आप देखें तो टेंशन एक्ट कर रही है, यानी फोर्स ऑफ टेंशन और mg cos थीटा दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। हमें कैसे पता चला कि ये बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो बॉडी है ये ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और ना ही ये इस तरह से स्ट्रेट इस डायरेक्शन में मूव करती है। इट मीन्स अगर इन दोनों डायरेक्शन में बॉडी की मोशन नहीं है तो इट मीन्स इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस करके एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है। सो यहाँ एक फोर्स बचती है जो कि है mg sin थीटा, और जहां mg sin थीटा की डायरेक्शन को अगर देखें तो ये मीन पोजीशन की तरफ है। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता चल रहा है
कि ये जो फोर्स है mg sin थीटा ये रोल प्ले कर रही है एज अ रिस्टोरिंग फोर्स, यानी यही फोर्स इस बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है। क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि बॉडी को रिस्टोर करती है, बॉडी को अपनी एक्चुअल पोजीशन पर वापस लेकर आती है। सो यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स का रोल किसने प्ले किया? mg sin थीटा ने प्ले किया और इसने इस बॉडी को मूव करके मीन पोजीशन की तरफ लाया। अब अगर मीन पोजीशन पे देखें तो यहाँ आकर ये बॉडी रुकती नहीं है बल्कि तेजी से बी पॉइंट की तरफ बढ़ जाती है। इट मींस अगर ये बॉडी बी पॉइंट की तरफ बढ़ रही है तो यहाँ बॉडी की एक सेकंड प्रॉपर्टी अपना रोल प्ले कर रही है, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है? वो प्रॉपर्टी है इनर्शिया। इनर्शिया बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि चाहती है कि बॉडी अपनी स्टेट को चेंज ना करे। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में रहे, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ ये बॉडी चूंकि मूव कर रही थी तो मूव करती हुई बॉडी मूव करते हुए ही यानी बी पॉइंट की तरफ आई, उसने अपनी स्टेट को मेंटेन रखा, यानी मोशन की हालत को मेंटेन रखा। अब जब ये बॉडी पॉइंट बी पर पहुंची तो यहाँ पहुंचकर ये बॉडी रुकी नहीं, बल्कि ये बॉडी क्या करेगी? अगेन मीन पोजीशन की तरफ आएगी, और इस बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लाने में जो फोर्स रोल प्ले करती है वो अगेन है रिस्टोरिंग फोर्स। और यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स जब बॉडी को मीन पोजीशन पर लेकर आती है तो अगेन यहाँ इनर्शिया रोल प्ले करता है और बॉडी को मूव करके ले जाता है पॉइंट ए की तरफ। और इसी तरह से ये ऑसिलेशन जारी रहेंगी। कब तक जारी रहेंगी? जब तक इस सिस्टम के पास वो एनर्जी मौजूद रहेगी, यानी ये एनर्जी का लॉस अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ये सिस्टम अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा। लेकिन मोस्टली हमें पता है कि हमारी सराउंडिंग में रेजिस्टिव फोर्सेस मौजूद हैं, डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं, एयर मौजूद है, तो ये तमाम फोर्सेस क्या करेंगी? रेजिस्ट करेंगी इस बॉब की मोशन को, तो फाइनली ये बॉब क्या करेगी? स्टॉप हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम बॉडी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करते हैं। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट देखें, जब बॉडी ओ पोजीशन से ए पोजीशन पे आई तो इट मींस बॉडी ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अगर यहाँ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन से आप डिफाइन कर चुके हैं कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तब एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। सो ए पॉइंट पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। ओ पॉइंट पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी बॉडी अपनी एक्चुअल पोजीशन पे वापस आ गई है, यहाँ एक्सेलरेशन 0 है। पॉइंट बी पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, बॉडी का एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। अब बॉडी की वेलोसिटी को देखते हैं। जब बॉडी पॉइंट ओ से पॉइंट ए पर पहुंची तो यहाँ आकर बॉडी थोड़ी देर के लिए रुकी। इट मीन जैसे ही बॉडी रुकी तो रुकने का मतलब बॉडी की वेलोसिटी 0 हो गई है, और बॉडी रुकने के बाद आई पॉइंट ओ की तरफ, और यहाँ आकर बॉडी रुकी नहीं बल्कि तेजी से पॉइंट बी की तरफ बढ़ गई। इट मींस यहाँ बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम है मीन पोजीशन पर। और अगर बॉडी की वेलोसिटी बी पॉइंट पे देखें तो यहाँ बॉडी रुक कर अगेन वापस की तरफ आती है। इट मींस यहाँ बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम बॉडी की एनर्जीज को देखते हैं कि किस किस्म के एनर्जी चेंजेस इसकी मोशन के दौरान हो रहे हैं। स्टार्ट में देखें, बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंची। इट मींस बॉडी जब एक्सट्रीम पोजीशन पर गई तो यहाँ बॉडी की पोजीशन में चेंज आया, और जब बॉडी की पोजीशन में चेंज आया तो उस वक्त बॉडी के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इट मींस यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन ए पर बॉडी के पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। जब बॉडी वापस आई मीन पोजीशन पे तो यहाँ बॉडी अपनी एक्चुअल पोजीशन पर वापस आ गई। इट मींस मीन पोजीशन पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और जब बॉडी सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ आई तो यहाँ भी बॉडी की पोजीशन में मैक्सिमम चेंज आया है, और यहाँ भी मींस बॉडी के पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी को।
जब बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर आई तो इट मींस एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉडी रुकी, बॉडी की वेलोसिटी जीरो हुई। जब बॉडी की वेलोसिटी जीरो हुई तो इट मींस यहाँ बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब बॉडी मूव करती है अपनी मीन पोजीशन की तरफ और मीन पोजीशन पे आकर बॉडी रुकती नहीं है। अगर बॉडी रुकती नहीं है इट मींस बॉडी की वेलोसिटी जीरो नहीं है, और जब बॉडी की वेलोसिटी जीरो नहीं है इट मींस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। और यहाँ से ये बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चली जाती है, और जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाती है तो यहाँ जाकर ये बॉडी थोड़ी देर के लिए रुकती है। इट मींस यहाँ बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाती है और इट मींस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। सो एक्सट्रीम पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। लेकिन इन बिटवीन अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन देखें तो बॉडी के पास पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है एंड पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। सो एज अ होल अगर हम यहाँ देखें तो टोटल एनर्जी बॉडी की कंजर्व है। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी, यानी बॉडी की एनर्जी में एज अ होल कोई भी लॉस नहीं हो रहा। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड बेसिकली सिंपल पेंडुलम का टाइम है जो कि उसे एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। यानी द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सिंपल पेंडुलम को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, या सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम रिक्वायर्ड है इसे टाइम पीरियड कहते हैं। और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर और वैल्यू ऑफ जी के ऊपर। यानी t is equal to 2 pi under root L by g. L shows the length of pendulum and small g shows the value of gravitational acceleration. अब इसी से एसोसिएटेड एक नेक्स्ट टर्म है जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। The number of vibrations completed in 1 second is called frequency, और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में इनवर्स रिलेशन है, यानी f is equal to 1/t। और यहाँ जब हम इस t की वैल्यू को पुट करेंगे यानी हम इसको उल्टा देंगे तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/2 pi under root of g by l। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया? हमने सिंपल पेंडुलम को स्टडी किया। सिंपल पेंडुलम की मोशन को हमने देखा कि सिंपल पेंडुलम की मोशन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो रही हैं सिंपल पेंडुलम की केस में। यानी यहाँ सिंपल पेंडुलम का जो एक्सलेशन है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ जो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है।